आप लोग क्लासेस रेगुलर कीजिएगा, क्योंकि एक हफ्ते का ही ट्रायल क्लासेस होगा। यानी आज थर्सडे है और थर्सडे टू नेक्स्ट थर्सडे, इतने में ही आप लोगों को डिसाइड कर लेने हैं कि भाई सर से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो फीस जमा करना पड़ेगा, नहीं पढ़ना है तो लीव होना पड़ेगा। तो एक हफ्ते का चलिए ट्रायल क्लासेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस वॉल्यूम से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। ऑलमोस्ट इस चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो आप देख सकते हैं आपके सिलेबस जो लिखे हुए हैं बुक के अंदर। वहां पर कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है ये ध्यान से देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सिलेबस मिल गया होगा। सिलेबस आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको अपने पढ़ाई के अंदर सिलेबस को ही समझना चाहिए। सिलेबस मिला आप लोगों को। बुक खोलने के जस्ट 2 पेज के बाद बुक खोलिएगा, पेज 1 पेज 2 पलटिए, सिलेबस मिल गया। मिला जी सिलेबस? यस सर। और उस सिलेबस में जो आपका पार्ट ए है, उस पार्ट ए के अंदर यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 दिया हुआ है। यूनिट 1 और 2 आपके इस बुक के अंदर हैं। यूनिट 3 एक अलग वॉल्यूम में है, और बी पार्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ये आपके लिए वॉल्यूम 3 में है। तो इस तरह से टीएस अग्रवाल के जो बुक्स हैं वो हमें कितने बुक खरीदने पड़ेंगे? 3 बुक खरीदने पड़ेंगे, 3 वॉल्यूम खरीदने पड़ेंगे। अभी सबके पास वॉल्यूम 1 होना चाहिए, और उस वॉल्यूम में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ये कितने मार्क्स का है? कितने मार्क्स का है? तो आपको वहां दिखाई भी दे रहा है कि 10 मार्क्स का है। और इस 10 मार्क्स को चैप्टर को कवर करने के लिए जनाब क्या बता रहे हैं कि कितने पीरियड्स लगने चाहिए? 25 पीरियड्स लगने चाहिए। यानी 25 का मतलब 25 आवर्स की बात कर रहे हैं ये। खैर 25 आवर्स तो नहीं, 25 आवर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा इस चैप्टर के लिए, लेकिन इतना तो श्योर है कि 15 डेज तो लगेंगे, 15 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। अब हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है वो उसको निकालिए और आ जाइए चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले हम समझने का काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम क्या समझने का काम करेंगे बच्चों? ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं? देखो बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें हम अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होंगे? 2 तरह के होंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है जी, और एक जिसे हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
अब जरा समझना है इसको। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और ये हो जाता है नॉन ट्रेडिंग। क्या हो जाता है जी? नॉन ट्रेडिंग। अब समझो जरा, देखो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। जिसका ऑब्जेक्टिव है क्या अर्न करना? प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना। यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका एस्टैब्लिशमेंट प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से होता है, यानी वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसके एस्टैब्लिशमेंट का पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है थ्रू ट्रेडिंग। थ्रू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करके, ट्रेडिंग मतलब व्यापार करके, मतलब खरीद करके कुछ बेचने का काम होगा। तो खरीद करके बेचेंगे, और खरीदने और बेचने के पीछे जो हमारा पर्पस होगा वो क्या होगा? जल्दी बताइए। प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट क्या अर्न करना करना। जी? प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न अर्न करना। करना। ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। यस और नो? यस। यस सर। दूसरा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम लोग नॉन ट्रेडिंग भी बोलते हैं। नॉन ट्रेडिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस के अंदर कुछ परचेज और सेल नहीं होता है, कुछ बाइंग और सेलिंग नहीं किया जाता नहीं है। होता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वे ऑर्गेनाइजेशन है, या वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसके एस्टैब्लिशमेंट का पर्पस, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो चलिए हम ऑर्गेनाइजेशन समझ गए। ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होंगे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो बातें हमने आपको समझाई है, इन्हीं चीजों को सबसे पहले आपके बुक्स के अंदर कुछ थ्योरी में लिखा हुआ है। तो बच्चे जब आप थ्योरी निकालोगे तो आपको थ्योरी दिखाई देगी। चैप्टर के शुरुआत में आप देखो, लिखा गया है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा जा रहा है? इंटरप्राइज। इंटरप्राइज मींस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरप्राइज मींस हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। आर प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज, यानी ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनकी पहचान क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। सिंस देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, और इनका मुख्य उद्देश्य, इनका मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। इन कॉन्टेस्ट ऑफ दिस एंटिटीज there are also not for profit organization whose main objective is to serve the society and its members and not to earn profit. सोसाइटीज को सर्विस प्रोवाइड करना, मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, और प्रॉफिट अर्न नहीं करना। यानी वैसे ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिनका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना है सोसाइटीज को और इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को, और साथ ही साथ इसका प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए
तो हमें प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप पढ़ेंगे, पार्टनरशिप इज ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी पढ़ेंगे, कंपनी इज ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने जितने बिजनेस देखे हैं जहां पे बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग हो रहा है, यानी बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, तो बाइंग एंड सेलिंग जहां पर भी आपको दिखाई दे और पर्पस ये हो कि हमें क्या अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना प्रॉफिट, है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो हो जाएगा जहां पर कुछ भी बाइंग एंड सेलिंग वाला पर्पस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सर्विस सर्विस प्रोवाइड रेंडर करना, किया। सर्विस से रिलेटेड। और सर्विस हम दे रहे हैं तो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए सर्विस नहीं दे रहे हैं। तो आइए, नीचे लिखा हुआ है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से भी जानते हैं। तो कुछ लोग लंबा अगर नहीं बोल पाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या बोल देते हैं शॉर्ट में? नॉट, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल देते हैं? नॉन प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। और इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एनपीओ। शॉर्ट नेम है इसका एनपीओ। यानी जब आप आगे बढ़ोगे तो दिल्ली वगैरह या फिर बाहर जब भी मैंने सीनियर क्लास में जाओगे तो वहां पर जो फैकल्टी होंगे वो फैकल्टी आपको पूरा का पूरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे? एनपीओ। अब एनपीओ आप समझ जाना कि भाई एनपीओ का फुल फॉर्म नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी। तो कहता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप विथ द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक और इट्स मेंबर्स एटसेट्रा, नॉट विथ द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। इनका पर्पस क्या है भाई? कल्चरल को या रिलीजियंस को, एजुकेशनल को, हेल्थ को क्या करना? प्रमोट करना, हेल्थ के लिए नए कल्चर डेवलप करना। तो इन सभी चीजों में ये हमेशा जो पीछे बीत गई है उनमें कुछ सुधार करके ये इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है? तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 5 एग्जाम्पल बताइए, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे भाई? स्कूल, कॉलेज, पब्लिक हॉस्पिटल, लिटरेरी सोसाइटी, सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, क्लब्स एटसेट्रा। These are नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी बच्चों के दिमाग में बात आती है कि सर स्कूल कॉलेज वाले ने तो क्या कर रखा है, बना रखा है, बिजनेस बना रखा है। ठीक है, आपको दिखता है बिजनेस बना रखा है, बट वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि वहां ट्रेडिंग नहीं है, वहां पर सोशल सर्विसेज ही। क्योंकि वो टीचर्स, वो स्कूल्स के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज, वो क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट को पढ़ाई में हेल्प करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट उसके एम्प्लॉय जो हैं वो क्या है? वो तो एम्प्लॉय है, उनको तो प्रॉफिट चाहिए, यानी प्रॉफिट नहीं, उनको रेम्यूनरेशन चाहिए। क्या चाहिए? रेम्यूनरेशन चाहिए, सैलरी चाहिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो आपसे फीस लेती है, वो फीस उसका पर्पस नहीं होता है। वो फीस आपसे इसलिए लेती है ताकि वो स्कूल कॉलेजेस के बिल्डिंग, स्टाफ का पेमेंट, प्रोफेसर की सैलरी वगैरह वगैरह वो पे कर सके।
तो पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। और जहां प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा वहां पर कोई ओनर भी नहीं होगा। क्या होगा जी? कोई ओनर भी नहीं होगा। वहां पर सोसाइटीज जो होगी वो उसका क्या होगा? मेंबर होगा। सोसाइटीज जो होगा वो उसका ओनर होगा। आइए आगे देखते हैं। तो कहता है कि भाई देखो, कोई भी क्लब हो, हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल हो, ये स्कूल हो, कॉलेज हो, इसके अंदर हमें अगर कोई भी एक्टिविटीज करनी है, कोई भी काम करना है, तो उस काम के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना पैसा का तो कोई काम नहीं होगा। कि होगा? नहीं सर, बिना पैसे का तो कोई काम नहीं होगा। तो बिजनेस के को चलाने के लिए जिस तरह से पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, उसी प्रकार से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो फंड्स किस रूप में कंट्रीब्यूट होता है, किस प्रकार से मिलता है? तो वो फंड आपको मिल सकते हैं सब्सक्रिप्शन के रूप में, डोनेशन के रूप में, चैरिटी के रूप में, इन सभी मेंबरशिप फीस के रूप में, इन सभी रूपों में, एंट्रेंस फी के रूप में आपको क्या मिलेंगे? इनकम मिलेंगे। जब पैसे इस सोर्स से आएंगे और जब पैसे इस सोर्स से आएंगे तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट मद में, आइटम्स में क्या करेंगे? खर्च करेंगे। आ रही है बात समझ में? बोलिए। साक्षी, Yes, प्रिया, sir. Yes, sir. Yes, sir. साक्षी, Yes, sir. साक्षी, वो आपकी एक फ्रेंड जो पढ़ने वाली थी, उसने रिक्वेस्ट नहीं भेजा? आप नहीं बताई उसको? तो बताए थे सर। हाँ, तो तो अभी वो कहीं नहीं बिजी है भेजी। ना, इसलिए। हाँ, तो आज का क्लास उसका मिस हो रहा है। चलिए, तो आप लोग बुक निकाल रखे हैं तो देखिए, सबसे पहले फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉर्मली सोर्स्ड, यानी कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स मेंबर्स। उनके जो मेंबर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे, उसको नाम दिया जाता है सब्सक्रिप्शन। द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में पैसे कहां से आते हैं? उसके मेंबर से, ट्रस्टी से, डोनेशन के रूप में पैसे आते हैं। तो फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज ऑफ ए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉर्मली सोर्स्ड बाय इट्स मेंबर्स, ट्रस्टी एटसेट्रा एज डोनेशन, मेंबरशिप फी एंड सब्सक्रिप्शन। ट्रस्टी और मेंबर से वो फीस जो मिलते हैं वो किस रूप में मिलते हैं? तो डोनेशन के रूप में मिलते हैं, या फिर मेंबरशिप फी के रूप में मिलते हैं, या फिर सब्सक्रिप्शन के रूप में मिलते हैं। हम वन बाय वन डोनेशन का मतलब समझेंगे, सब्सक्रिप्शन का मतलब समझेंगे, मेंबरशिप फीस का मतलब समझेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब समझेंगे, एंट्रेंस फी का मतलब समझेंगे। ये सारे हम टर्म समझेंगे, लेकिन अभी हमें यहां पे केवल उसके नाम जानने हैं। आपसे पूछा जाए कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंड्स कंट्रीब्यूटेड होते हैं, जो फंड्स कंट्रीब्यूटेड होते हैं, बाय हुम, किसके द्वारा होते हैं? तो आपका जवाब होगा बाय इट्स मेंबर्स एंड ट्रस्टी। बाय इट्स मेंबर एंड ट्रस्टी, ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स और उसके ट्रस्टी के द्वारा। ओके, कोई कंफ्यूजन?
तो नो सर। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फंड किस किस रूप में रिसीव होते हैं, किस किस रूप में रिसीव होते हैं, यानी पैसे जो मिलते हैं, तो मिलता तो पैसा ही है लेकिन उसका नाम बदल जाता है। ठीक है, मेंबर फीस दे रहे हैं, मेंबर फीस दे रहे हैं तो मेंबर फीस कहलाएगा, पैसा का ही नाम है क्या, मेंबरशिप फी। तो पैसे का ही अलग अलग नाम हो जाएगा। जब मेंबर बनने के बाद पहली बार मेंबर बन रहे हैं तो जो पैसा दे रहे हैं वो क्या कहला रहा है, मेंबरशिप मेंबरशिप फी। फी। और जब हम मेंबर बन गए और मेंबर बनने के बाद जब अगले साल भी हमको देना पड़ेगा पैसा तो क्या कहलाएगा, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और अगर उस सब्सक्रिप्शन के अलावे भी हमें अगर मन करता है 10,000 रुपया हम और दें तो ये क्या कहलाएगा, डोनेशन। डोनेशन। अब समझिए ना, पैसा ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं, रूप के अकॉर्डिंग उसका नाम है। क्लियर है? आइए, यस सर। सो फंड्स रिसीव्ड बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बी क्या, डोनेशन, मेंबरशिप फी और एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, लोन्स एंड ग्रांट्स। ग्रांट्स मतलब अनुदान, सहायता राशि। कहां से, फ्रॉम गवर्नमेंट या अदर इंस्टीट्यूशंस, किसी गवर्नमेंट से या इंस्टीट्यूशन से क्या मिल रहा है, ग्रांट मिल रहा है, मतलब अनुदान कहते हैं उसको, यानी जस्ट लाइक आप कह सकते हैं सब्सिडीज। क्या कह सकते हैं, सब्सिडीज। ओके, अब इतना चीज हम समझ पाए तो ये से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इस चैप्टर से अभी आपका जो एक शॉर्ट क्वेश्चन निकला है वो क्या निकला, व्हाट डू यू मीन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यस और नो। तो बच्चे आपको हम एक एक चीज बताते चलते हैं। जैसे आप चलिए, कहां पे आ जाइए आप, निकालो जी पेज नंबर 1.58, 1.58 निकाल लिए, बोलिए ना, निकल गया। यस सर। यस सर। तो आपसे आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्टेट द मेन एम ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मेन एम ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन is to serve the societies and its member, to serve the societies and its member। तो आप देखेंगे कि ये सारे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, तो हर साल पूछा जाता है, देख रहे हैं 19 में पूछा गया है, 19 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीबीएसई 19 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 नहीं 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ में आ रहा है, 1 मार्क्स के। तो आपका ध्यान यहां पर भी होना चाहिए कि हम थ्योरेटिकली जब अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे, लॉन्ग प्रैक्टिकल भी कंप्लीट होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 1.2 में दिया हुआ है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि इसकी जो एंटिटी है, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी जो है वो लीगल है, लीगल एंटिटी है। क्यों कह रहे हैं कि हां भाई नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी लीगल है? क्योंकि कोई भी अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमें फॉर्म करना है, एस्टैब्लिश करना है, तो या तो
सोसाइटीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसका रजिस्ट्रेशन होगा, सोसाइटीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होगा, या फिर ट्रस्टी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होगा। यानी यहां पर लॉ क्या करेगा, इन्वॉल्व होगा। यानी जब तक लॉ इंफोर्स नहीं होगा तब तक किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा। ऐसे में हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन होने के कारण वो लीगल एंटिटी बन जाता है। यानी लीगल एंटिटी बनने का मतलब ही हो गया कि मेंबर्स के आने जाने से कोई ऑर्गेनाइजेशन के एंटिटी पर, ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट लीगल एंटिटी होगी वैसे ही उसे क्या प्राप्त हो जाएगा कि मेंबर्स आए या मेंबर्स जाएं, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी बंद होने वाली नहीं है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और कंपनी बिजनेस की, पार्टनरशिप बिजनेस की तरह और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जैसा नहीं है। यहां पर एक जब तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। आइए, तो पहला दे रहा है कि नॉट एंटिटी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए लीगल एंटिटी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स प्रोमोटर्स। उसके जो प्रोमोटर्स हैं, जो उसको प्रमोट कर रहे हैं, जो उसके लोगों को बता रहे हैं, जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, या जो भी उस चीज को चला रहे हैं, उनसे वो बिल्कुल अलग है। वो आदमी आज है, कल बदल जाएगा, परसों बदल जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, एग्जिस्ट रहेगा। बात समझ में आई? आवाज नहीं मिल रही आप लोग को? यस सर। सोना नहीं है, थ्योरी चल रहा है, इसके मतलब सोना नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन थ्योरी बिना प्रैक्टिकल भी नहीं बनेगा, और थ्योरी के बिना ना ऑब्जेक्टिव सही होगा, ना ट्रू फॉल्स आपके सही होंगे, ना फिल इन द ब्लैंक सही होंगे। आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा सीबीएसई बोर्ड का, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, ट्रू फॉल्स भी आता है, मैचिंग भी आता है, वन सेंटेंस आंसर भी आता है। तो ऐसे में थ्योरेटिकली आप स्ट्रांग रहेंगे तभी जाकर के होगा। आपसे पूछ दिया जाए कि भाई नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी क्या होती है, तो क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या होती है जी, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। आइए, पर्पस। अब पर्पस बताने की जरूरत नहीं है, पर्पस तो अभी पहले ही डिस्कस किया है कि पर्पस जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना है। और सर्विस किसको, तो टू सर्व द सोसाइटीज एंड इट्स मेंबर्स। सो लिखा हुआ है देयर पर्पस इज टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एंड रेंडरिंग सर्विसेज टू पीपल एट लार्ज। बड़े स्तर पर पीपल को, लोगों को क्या करना, सर्विस प्रोवाइड करना। ओनरशिप, तो ओनरशिप के बारे में बताएं कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई ओनर नहीं होता है। देखो, हम चाहें तो एक वेलफेयर सोसाइटीज, हम चाहें तो एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज ए इंडिविजुअल शुरू कर सकते हैं। बाद में हमारे साथ बहुत लोग जुड़ते जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, राइट। अब हमारे डेथ होने के बाद ऐसा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, क्योंकि इसकी एंटिटी क्या है, लीगल है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि ये जो मेंबर्स हैं, तो हम
हम शुरू किए थे तो हम क्या हो गए, उसके ओनर हो गए? नहीं, हमने अगर शुरू किया है तो हम जस्ट लाइक एज ए ट्रस्टी होंगे। हम कौन होंगे? एज ए ट्रस्टी होंगे। शुरुआत मैंने की थी, लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया था, आई एम ट्रस्टी, राइट? ओनर इसमें कोई नहीं होता है। आइए देखिए जी, कि कह रहा है कि इट इज सेटअप बाय इंडिविजुअल्स और कंपनीज एज चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट, बट इट इज नॉट ओन्ड बाय देम। कह रहा है कि ये सोसाइटीज और ट्रस्ट के द्वारा के रूप में चैरिटेबल सोसाइटीज और ट्रस्ट के रूप में इसको कोई एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है? स्टार्ट कर सकता है, सेटअप कर सकता है, लेकिन वो इसका ओनर नहीं होगा। इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी। और ये नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन किससे बिलोंग करेगा? सोसाइटी से बिलोंग करेगा, ना कि उस जिसने सेटअप किया था वो ट्रस्टी से बिलोंग करेगा। प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। क्लियर है भाई? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस है सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो कहता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फंक्शन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट इट डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट अर्न प्रॉफिट। मतलब वो प्रॉफिट के पर्पस से शुरू नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। हां, प्रॉफिट अर्न करेगा, लेकिन उस प्रॉफिट का यूज उस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में ही खर्च किया जाएगा। आई बात समझने? ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है। सो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, टर्म्ड एज सरप्लस। तो जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें जो रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होता है उसे हम प्रॉफिट और लॉस के रूप में जानते हैं, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सरप्लस और डेफिसिट के रूप में जानते हैं। यानी नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स को क्या बोलते हैं? सरप्लस। और लॉस को क्या बोलते हैं? डेफिसिट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट और लॉस कहते हैं, लेकिन नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसी प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सरप्लस कहते हैं। और लॉस को क्या कहते हैं? डेफिसिट। हाँ, तो कह रहा है कि सरप्लस इज नेसेसरी टू मेंटेन इट्स एसेट्स एंड ऑल्सो ऑपरेशंस। क्या कर रहा है भाई? सरप्लस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। उसी तरह से नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक रन करने के लिए क्या होना चाहिए? सरप्लस होना चाहिए। सरप्लस इज यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच इट इज सेटअप एंड इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। कह रहा है कि यहां जो भी सरप्लस होंगे, यानी यहां पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉफिट होंगे, सरप्लस होगा, उसका क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा जिस पर्पस से, जिस ऑब्जेक्टिव से उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था, उस प्रॉफिट को, उस सरप्लस को किसी मेंबर्स में बांटे नहीं जाएंगे। अगला कहता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किसके हाथ में रहेगा? मैनेजमेंट किसके हाथ में रहेगा भाई? तो जब वो ग्रुप ऑफ पीपल का है तो ऑब्वियस है कि मैनेजमेंट किसके हाथ में रहेगा? ट्रस्टी के हाथ में रहेगा। ट्रस्टी मतलब जिस पर लोगों का ट्रस्ट है, और इस ट्रस्टी के द्वारा, ट्रस्टी उसको बोलेंगे, उस पर्सन को बोलेंगे जिसको
सभी मेंबर्स मिल करके क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, चुनेंगे। कहता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफन कॉल्ड ट्रस्टी और मैनेजिंग कमिटी। फंड्स, अभी अभी आपको फंड्स के बारे में पढ़े हैं कि इनके फंड्स किस रूप में होंगे और इनके फंड्स कौन कंट्रीब्यूट करेगा। तो फंड्स कंट्रीब्यूट करेंगे इनके मेंबर्स और ट्रस्टी। और इनके फंड क्या कहलाएंगे, इनके फंड कहलाएंगे कैपिटल फंड कहलाएगा, फिर क्या कहलाएगा, सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फी कहलाएगा, ग्रांट कहलाएगा। यस, देखो जी, तो कह रहा है कि फंड्स फॉर इट्स ऑपरेशन आर गिवन बाय इट्स मेंबर्स एंड डोनर in the form of entrance fee, members fee, subscription and donation. It is supplemented by surplus from operation. और इसको क्या किया जाता है, ये जो सरप्लस है उसी से पता चला जाता है। अब आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो बच्चे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके अपने बिजनेस में रेवेन्यू और एक्सपेंस का क्या देना होता है, डिटेल देना होता है, एसेट्स लाइबिलिटीज का डिटेल देना होता है। यस और नो? यस। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में मनी इन्वॉल्व है, मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, तो उसे अकाउंटिंग करना पड़ेगा और उसे अकाउंटिंग करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो बच्चे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते थे ना, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा अकाउंटिंग करते थे। वो बुक कीपिंग तैयार रखते थे, फिर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया करते थे। इतना सारा काम हुआ करता था किसके अंदर, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इतना लंबा चौड़ा, इतना सारा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ 3 अकाउंट बनाते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, और इस 3 अकाउंट को बनाने के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में वो कैश बुक को रखते हैं। यानी कैश बुक ही केवल बनाते हैं, इन्हें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और वो सब बनाने की जरूरत नहीं होती है। एक कैश बुक बनाते हैं और कैश बुक के हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 चीजें बनाई जाती हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने चीजें प्रिपेयर करता है, तो 3 चीजें प्रिपेयर करता है। क्या प्रिपेयर करता है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। जबकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ते हैं। उतने सारे अकाउंट इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाएंगे, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम जानेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट है क्या। तो रिसीट एंड पेमेंट इज द समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, यानी जो एक्चुअल में हमारे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने पैसे रिसीव होते हैं और जितने पैसे पेड होते हैं, यानी जितना कैश का इनफ्लो होता है और जितना आउटफ्लो होता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं। और इस अकाउंट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड की ओर, लेफ्ट हैंड साइड में हम सारे रिसीट दिखाते हैं और राइट हैंड साइड में सारे के सारे पेमेंट दिखाते हैं। और रिसीट और पेमेंट करने के बाद हम उसका बैलेंस निकालते हैं कि इतना पैसा हमें रिसीव हुआ, उसमें से हमने इतने पैसे खर्च किए, अब इतना पैसे का बैलेंस बचा हुआ है। तो वो तो कैसे बनता है रिसीट एंड पेमेंट, वो तो हम आगे बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन
स्पेशली थ्योरेटिकली आपको क्या बताया जा रहा है, थ्योरेटिकली आपको बताया जा रहा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने चीजें बनाता है, कौन कौन से अकाउंट्स बनाता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बोलो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, राइट। अब हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे शॉर्ट में 1 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 3 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो जब हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को समझ गए, उसके एस्टेब्लिशमेंट का पर्पस समझ गए, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में समझ गए, उसमें ओनर होते हैं, इसमें ओनर नहीं होता है, इसमें ट्रस्टी होता है, तो इतनी सारी चीजें समझने के बाद क्या हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2-4 डिफरेंसेस नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं सर। लेकिन चलिए एक बार हम फिर से देख भी लेते हैं। तो पेज नंबर 1.2 में ही आप देखो डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच डिफरेंसेस दिया हुआ है। तो कितने डिफरेंसेस दिए हुए हैं? 5 डिफरेंसेस दिए हुए हैं। तो पांचों डिफरेंसेस जो भी दिया हुआ है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, बस एक नजर से हमें उसको क्या करना है, देख लेना है और याद कर लेना है। हाँ या ना? आइए भाई, पहला क्या कहता है, पर्पस फॉर विच सेटअप, यानी किस उद्देश्य से उसका सेटअप किया गया है, यानी एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। तो जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके सेटअप के पीछे पर्पस क्या है, टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स। देखिए भाई, और हमारे भाई साहब जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनका सेटअप का पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। क्या करना जी? प्रॉफिट अर्न करना। तो देखो आपको लिखा हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, इट इज सेटअप विथ द पर्पस ऑफ फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल और पब्लिक सेक्टर। यानी इसका सेटअप किस उद्देश्य से किया जा सकता है कि ताकि हम फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल और पब्लिक सेक्टर को बढ़ा सकें। और इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस क्या है? पर्पस है टू अर्न प्रॉफिट। पर्पस है क्या? इज टू अर्न प्रॉफिट। सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड, इनका सोर्स ऑफ फंड क्या है? तो इन्हें पैसे कहां से मिलेंगे? इनको फंड की रिक्वायरमेंट होगी अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज के लिए। तो वो फंड इनके कहां से मिलेंगे, कौन से सोर्स से मिलेंगे? तो फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड ट्रस्टी। किस रूप में मिलेंगे? तो वही मेंबरशिप फी, डोनेशन, चैरिटी और एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, इस रूप में मिलेंगे। तो लिखा हुआ है दे आर रेज्ड बाय वे ऑफ मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशंस इन द बैलेंस शीट। इट इज शोन एज जनरल फंड और कैपिटल फंड और कॉर्पस फंड। यानी इनके अंदर इन फंड को, यानी ये जो भी पैसे मिलते हैं, इन सभी पैसों को कहां पे दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में किस नाम से दिखाया जाता है? तो कैपिटल फंड भी लिखा जाता है, जनरल फंड भी लिखा जाता है और उसी को कॉर्पस फंड भी बोलते हैं। लेकिन यहां पे क्या है? कॉर्पस फंड किसे बोलते हैं सर? कॉर्पस फंड इज द डिफरेंस ऑफ टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। जस्ट कॉर्पस फर्म इज नोन एज ऑल्सो द कॉर्पोरेट फर्म। कॉर्पोरेट फंड यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल का फंड है, यानी उस पर किसी भी आउटसाइडर्स के राइट्स नहीं है, यानी पूरा का पूरा जो है वो किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का है। उसी को हम कैपिटल फंड भी बोलेंगे, जनरल फंड भी बोलेंगे और
कॉर्पस फंड भी बोलेंगे। आगे दिया हुआ है कॉर्पस फंड के बारे में, आगे हम लोग पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल नाम तो कैपिटल फंड मींस, कभी भी अगर हमको कैपिटल फंड निकालना होगा तो कैपिटल फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज, राइट। जब भी तो जो कैपिटल फंड होता है वही क्या होता है, जनरल फंड उसको बोलते हैं, और उसी को हम लोग कॉर्पस फंड भी बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? आइए आगे देखें। सो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, तो दे आर रेज्ड एज कैपिटल। ये किस रूप में रेज करते हैं, कैपिटल के रूप में रेज करते हैं, बाय द प्रोपराइटर। किससे, प्रोपराइटर से। यानी जो प्रोपराइटर, तो प्रोपराइटर किस में होगा, प्रोपराइटरशिप फर्म में होगा, यानी सोल ट्रेड फर्म में होगा। पढ़े हैं ना सोल प्रोपराइटरशिप, तो सोल प्रोपराइटरशिप में ये फंड कैपिटल के रूप में रेज होगा, और वो कौन देगा, प्रोपराइटर देगा। पार्टनरशिप फर्म में कौन देगा, पार्टनरशिप फर्म में कौन देगा, पार्टनर देगा। कंपनी में कौन देगा फंड भाई, शेयर होल्डर देगा। कौन देगा, शेयर होल्डर देगा। तो वही लिखा हुआ है बच्चे कि दे आर रेज्ड एज कैपिटल बाय द प्रोपराइटर। पार्टनर्स कब कह रहा है कि इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड शेयर कैपिटल और बोरोड फंड्स इन केस ऑफ कंपनीज। So profit not distributed to partners and shareholder are shown as reserve। जो प्रॉफिट्स पार्टनर्स में और शेयर होल्डर में नहीं बांटे जाते हैं, उसे कहां पर दिखाया जाता है, रिजर्व्स में। पार्टनरशिप में रिजर्व में दिखाते हैं, और कंपनी में किस में दिखाते हैं, रिजर्व एंड डी। क्या हो गया अंतरा प्रकाश, अंतरा? कंपनी में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किस हेड में दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो रिजर्व एंड सरप्लस में तो अभी इतने देर से बोलने के लिए याद आ रहा है। पढ़ो पूरा एकदम जो है ना साइलेंट होकर के पढ़ो। अब आता है तीसरा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम जान चुके हैं कि जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में केवल कितनी चीजें बनानी होती है, 3 चीजें बनानी होती है। पहला रिसीट एंड पेमेंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और तीसरा बैलेंस शीट। जबकि हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ते हैं, और इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो शामिल होता है वो स्पेशली होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। एनी प्रॉब्लम? यानी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट को देख करके भी पहचान सकते हैं कि यह प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का आप क्या मंगाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि कौन कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है। इसका मतलब वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हो गया जी, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और जब आपको दिखे कि भाई उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है, तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सरप्लस और प्रॉफिट, तो देखो भाई ये जो डिफरेंसेस होते हैं किसके, रेवेन्यू और एक्सपेंस का, इनकम और एक्सपेंस का, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम उसे क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं, लेकिन रेवेन्यू और एक्सपेंस के डिफरेंस को प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नेट प्रॉफिट कहते हैं। देखो जी
क्या लिखा है? बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आइदर सरप्लस और डेफिसिट। जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, जिसमें इनकम और एक्सपेंस लिखता है और उसका जो चेंज आता है, तो इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसको सरप्लस बोलते हैं। एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम, तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसको नेट लॉस बोलते हैं और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट। सो लिखा हुआ है कि बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आइदर सरप्लस और डेफिसिट, और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। और पार्टनर ये क्या कहते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रोप्राइटरशिप है तो भाई एक इंडिविजुअल का सारा प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर पार्टनरशिप है तो सभी पार्टनर में बढ़ जाएंगे, और यदि कंपनीज है तो प्रॉफिट किस में बढ़ जाएंगे? शेयर होल्डर्स में। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो आज हम लोग तीन चीज समझ पाए। पहला समझ पाए कि भाई नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इनके क्या हैं डिफरेंस, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंस। अब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सबसे पहला अकाउंट बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और आप देखेंगे यहां पर दिया हुआ है, पेज नंबर 1.2 से शुरू है और पेज नंबर 1.3 पर एंड हो रहा है। क्या? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो कल ये पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा, और फिर आगे से क्वेश्चन बनना शुरू होगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग थ्योरी खत्म करते जाएंगे और क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल इसी टाइम पे 10 से 11। जो लोग के पास बुक नहीं है वो लोग बुक जरूर अरेंज कर लें। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।